Hello, good morning. Welcome to Gupta's classes. I am Aarti from Gupta's classes. कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे होंगे. ठीक है, आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है, राइट? कोशिश कीजिए कि अपनी एक सीट बिल्कुल कंफर्म कर लें. जितना पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है. अब जैसे वीडियोस हम डालते हैं तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोस को काम करते करते आप उनको सुन सकते हो. कुछ नहीं, 2, 3, 4 लाइंस कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा. और अगर आपने वो टॉपिक्स पहले किए हुए हैं तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी. ओके, चलिए हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स. इसमें हमने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो हम कर चुके थे. उसके बाद हमने किया था कि स्टैटिस्टिक्स को 2 फॉर्म में बताया गया है. एक आपके पास प्लूरल फॉर्म, एक है सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, प्लूरल फॉर्म में इसको रेफ़र किया गया है एक इन्फॉर्मेशन से. ओके, और जो आपके पास सिंगुलर फॉर्म है उसमें आपके पास मेथड्स और टेक्निक्स को लिया गया है. क्लियर? 2 सेंस है इसकी, प्लूरल, ठीक है, और सिंगुलर. ये हम कर चुके हैं. फिर सब्जेक्ट मैटर में आपके पास 2 आते थे, एक था डिस्क्रिप्टिव, एक था इन्फ्रेंशियल. ये भी हम दोनों कर चुके हैं. फिर कुछ टर्म्स थी, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स, जैसे पॉपुलेशन हो गया आपके पास, ठीक है, वेरिएबल हो गया, ठीक है, और एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और सैंपल. ये सभी टर्म्स भी हम कर चुके हैं. ओके, कि ये टर्म्स क्या होती है. क्लियर? इसके बाद करैक्टरिस्टिक्स भी आप कर चुके हो, स्टैटिस्टिक्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है. क्लियर? इसके बाद हमने किया था नेचर. नेचर में क्या था कि साइंस भी है स्टैटिस्टिक्स और आर्ट भी है. क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आता है स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. जब आप कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो तो उसमें कितने स्टेजेस होती हैं, उसमें आपके पास होती है 5 स्टेजेस. ओके, फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. कितने स्टेजेस हो गई? 5. ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 क्लियर करेंगे. क्लियर? सबसे पहले हमारे पास आती है कलेक्शन. कलेक्शन में क्या है, कलेक्शन क्या होता है, देखिए, जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, उससे रिलेटेड डाटा चाहिए होता है. तो हम उस डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टैटिस्टिकल स्टडी हो गई उसका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, और वो कलेक्शन ऑफ जो डाटा किया जाता है वो क्या होता है, विथ केयर के साथ करना. क्योंकि अगर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो फॉल्टी है, उसमें फॉल्ट्स हैं, तो जो भी आप रिज़ल्ट्स निकालोगे, जो कंक्लूज़न आप निकालोगे वो क्या होंगे, रिलायबल नहीं होंगे. ठीक है, और अगर डाटा आपने किसी पहले से पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से लिया है, ठीक है, ओके, डाटा आप 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हो. पहले से पब्लिश सोर्स, जैसे किसी मैगज़ीन से, किसी कॉलेज से, जो उन्होंने पहले कलेक्ट किया हुआ है, राइट, या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद कर सकता है. ओके, अगर फर्स्ट हैंड कलेक्शन किया जाता है डाटा का तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं. ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि डिफरेंट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क भी एक स्टैटिस्टिशियन को फेस करने पड़ सकते हैं. क्लियर? ये सब किस में आएगा, आपका कलेक्शन ऑफ डाटा में. सेकंड आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या था, ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे डाटा नॉर्मली होगा ना, उससे आप
कंक्लूज़न तो निकालोगे, लेकिन उसे कंक्लूज़न निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके पास लार्ज नंबर्स होते हैं, लार्ज इन्फॉर्मेशंस होती है, उनसे कंक्लूज़न तो निकाल लोगे, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना होता है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे नीड्स के अकॉर्डिंग, हमने किस चीज़ के लिए वो डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज जो हम करते हैं वो हम 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट है एडिटिंग, सेकंड है क्लासीफाई, थर्ड है टेबुलेशंस, ठीक है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जो डाटा है उसको हमें एडिट करना है बहुत केयरफुली, जिससे कि वो डाटा, अभी तक वो डाटा क्या है, इरेलीवेंट है, हम उस डाटा को इस तरीके से केयरफुली एडिट करेंगे कि वो हमारे लिए रेलेवेंट बन जाए और ताकि हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, ठीक है। यानी कि जो हम सर्वे करेंगे उन डाटा के बेस पे वो करेक्ट हो, ठीक है। सेकंड आएगा क्लासीफाई। क्लासीफाई में हम क्या करते हैं, ठीक है। क्लासीफाई में आप करोगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटास को अरेंज करते हैं। अरेंजिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स वाले डाटा को एक साथ रखेंगे, ठीक है, और दूसरे करेक्टरिस्टिक्स के डाटा को सेकंड ग्रुप में डाल देंगे हम। ये हो जाएगा क्लासीफाई करना, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है, थर्ड है आपके पास टेबुलेशन। एक मिनट रुकिए, क्लियर कर लेते हैं हम। थर्ड है आपके पास टेबुलेशन। टेबुलेशन में क्या होता है, टेबुलेशन होता है एक टेबल की फॉर्म, जैसे हम ये टेबल की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इसमें रो और कॉलम्स होते हैं। तो हम डाटा को, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेट, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। जैसे 35 जो वेट है वो 15 स्टूडेंट्स का है, 25 वेट जो है वो 10 स्टूडेंट्स का है। ऐसे ऐसे हम क्या बना सकते हैं, डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक टेबुलेशन यानी कि टेबल की फॉर्म में भी। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेथड्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एडिट करेंगे, देन उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद उसको टेबुलेशन फॉर्म में हम टेबुलेशन फॉर्म में उसको अरेंज कर देंगे। क्लियर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपके पास आ जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या किया, डाटाज को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उन डाटाज को ऑर्गेनाइज भी किया, ठीक है। ऑर्गेनाइज कैसे किया, एडिटिंग की फॉर्म में एडिट किया उनको, फिर क्लासीफाई किया, देन टेबुलेशन फॉर्म में उनको अरेंज कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होगा, जो हमने डाटा अरेंज किया है, ठीक है, वो खुद कैपेबल नहीं होता किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। इसके लिए क्या नेसेसरी होता है कि हम उस डाटा को कैसे प्रेजेंट करें कि वो ईज़िली अंडरस्टूड हो सके, या तो टेबल की फॉर्म में, या ग्राफ की फॉर्म में, या आप डायग्राम्स की फॉर्म में। टेबल, डायग्राम्स एंड ग्राफ, इस फॉर्म में इनकी हेल्प से आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे वो डाटा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऊपर टेबल बताई थी आपको कि 35 जो वेट है वो 25 स्टूडेंट्स का है, ऐसे टेबल की फॉर्म में आप बताओगे तो उस टेबल को देखकर कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप वेट के बारे में बता रहे हो, और जो वेट है 35 केजी वो इतने स्टूडेंट्स का वेट है। ये सब आप ऐसे ही ग्राफ क्या होते हैं, ये बार ग्राफ हो गया, जैसे ये आप ऐसे शो करते हो किसी भी चीज़ को। लाइन ग्राफ हो जाएगा, लाइन ऐसे लाइन के थ्रू आप शो करते हो, ठीक है। हिस्टोग्राम जो बिना गैप के होता है, बीच में गैप नहीं आता है, ठीक है। ये सारे टाइप्स भी हम करेंगे, ओके। सॉरी, वो थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो इसलिए बार बार दिक्कत आ रही है बीच में, ठीक है। इसके बाद आपके पास हमने किया प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में हमने किया कि उस डाटा को कैसे हम प्रेजेंट करें कि वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, ये क्या करता है, प्रेजेंटेड किया गया जो डाटा है, ठीक है, उनको एनालाइज करने के लिए मेथड्स को डेवलप करता है,
ठीक है। जैसे एनालाइज के लिए नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल कराता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, एवरेज निकाल के डाटा को एनालाइज किया, कोरिलेशन निकाल लेते हैं, रिग्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये डाटा को एनालाइज करने के मेथड्स, टूल्स हैं जो हमें स्टैटिस्टिक्स, जिन्हें हम स्टैटिस्टिकल टूल कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रिटेशन है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर वो स्किल्स, वो एक्सपीरियंस हमें है कि हम डाटा को इंटरप्रिटेशन कर सकें, डाटा का इंटरप्रिटेशन कर सकें, ठीक है, तभी हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि इसके बेस पे हमें क्या करना होता है, डिसीज़न लेने होते हैं, जो हमने कंक्लूज़न निकाला है। ये क्या थी, 5 स्टेजेस, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन, आप डाटा को करते हो, ठीक है। डाटा को आपने कलेक्ट किया, डाटा को जब कलेक्ट कर लोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, उसके बाद फिर उसे प्रेजेंट करोगे, देन एनालाइज करोगे, और लास्ट स्टेप इज़ इंटरप्रिटेशन। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है वो कैसा है, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है वो वॉज वेरी लिमिटेड, वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। मेनली क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज देयरफॉर कॉल्ड साइंस ऑफ किंग्स, ठीक है। इसको बोला साइंस ऑफ किंग्स। लेकिन जो मॉडर्न टाइप है वहाँ पे जो इसका स्कोप है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वाइड। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग में जो उसका स्कोप था वो वेरी लिमिटेड, देन इन मॉडर्न टाइप्स जो टाइम अब चल रहा है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, ठीक है। जिसमें जो आप क्वांटिटेटिव टर्म्स होती है उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज में क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। अब इसी बात को लेकर जो क्रॉक्स्टन और काउडन है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, इज़ इट क्लियर। जो क्रॉक्स्टन और काउडन है हमारे पास, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो कहते हैं कि टुडे देयर इज़ हार्डली अ फेज ऑफ एंडेवर विच डज नॉट फाइंड स्टैटिस्टिकल डिवाइस एट लीस्ट ओकेजनली यूज़फुल, ठीक है। ये कहता है कि ये जो है, जो आज का फेज़ है वो बहुत हार्ड है कि वो कोई भी स्टैटिस्टिकल डिवाइस जो है फाइंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन ओकेजनली जो है यूज़फुल हो जो, ठीक है। इट इज़ नॉट अनफेयर टू से साइंस विदाउट स्टैटिस्टिक्स bears नो फ्रूट एंड स्टैटिस्टिक्स विदाउट साइंस हैव नो रूट। उसने बोला है कि ये कहना फेयर नहीं होगा कि जो साइंस है वो बिना स्टैटिस्टिक्स के बेयर नो फ्रूट्स, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी साइंस के बिना उसकी कोई जड़ नहीं होगी। ये कहना सही नहीं होगा, ठीक है। द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स आर सो नंबरस दैट इट इज़ ऑफन रिमार्क्ड, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज़ व्हाट स्टैटिशियंस डू। जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, जो स्टैटिशियंस काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्कोप हम देखेंगे जहाँ जहाँ पर आपकी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हो। क्लियर, देखिए जैसे सबसे फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टेट, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट्स में क्या आ जाएगा देखिए, अब आपको पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका स्कोप क्या हो गया, वाइड हो गया, ठीक है। और जो स्टेट है, concept of the state has changed from that of simply maintaining law and orders to that of a welfare state। अब जो statistical data और methods होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को हेल्प करते हैं प्रमोट करने में, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मोस्ट ऑफ कंट्री इज़ द बिगेस्ट कलेक्टर एंड यूज़र ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सबसे बड़ा
मतलब कि जो गवर्नमेंट है कंट्रीज़ की, वो सबसे ज़्यादा डाटा भी वही कलेक्ट करती है और यूज़ भी वही करती है डिफरेंट डिफरेंट्स रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स निकालने के लिए। और जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो उनको सुटेबल पॉलिसीज़ फ्रेम करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। जो स्टैटिस्टिक्स है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा एंटरप्राइज का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, साइज़ बड़ा होता जाएगा और कंपटीशन लेवल हमारे पास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक इनडिस्पेंसेबल टूल है जो एनालाइज करता है कि जो एक बिजनेस है वो किस फील्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, इन सब की एक्टिविटीज़ को वो क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव बाय प्रॉपरली कंडक्टेड मार्केट सर्वे। अब जो मार्केट सर्वे में वो है अचीव करता है प्रॉपरली ऑब्जेक्ट कि कैसे जो ऑब्जेक्ट है क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और उसको कैसे अचीव किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रेंड इन सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब को जानने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना है टाइम सीरीज एनालिसिस है, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनसे आप ये बता सकते हो, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ ड्रॉ करके ये देख सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है, वो ग्रोइंग स्टेजेस में है, डिक्लाइन स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। ये आ गया, ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस एंड मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, ओके, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए आर ए फिशर जो है वो क्या कहते हैं, क्या कंप्लेन करते हैं, द पेनफुल मिस एप्रीहेंशन दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। वो क्या कह रहे हैं कि ये पेनफुल मिस एप्रीहेंशन है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ब्रांच है किसकी, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा और इन मेथड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में जो स्टैटिस्टिकल डाटा और मेथड्स हैं आपके पास वो क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए जो प्रॉब्लम्स थी आपकी उनको तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट उसमें फील्ड्स होते हैं। जैसे एक्सचेंज का हो गया जो कि किस पे बेस होता है, एक तरीके से सप्लाई एंड डिमांड पे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया आपके पास। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बैंकिंग एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑन ग्रेटली टू स्टैटिस्टिकल मेथड, एंजल्स लॉ ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर। एंजल्स लॉ जो है वो फैमिली एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये सारे इकोनॉमिक्स की थ्योरी है लेकिन ये बेस किस पे है, स्टैटिस्टिकल पर। ठीक है, impact of mathematics and statistics has led to the develop new discipline like econometrics और economic statistics। ठीक है, इसमें ये नए नए न्यू दो डिसिप्लिन आए हैं। ठीक है, कौन कौन से, मैट्रिक्स और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, डाटास को अच्छे से क्या करना है, एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। जो साइकोलॉजी और एजुकेशन है उसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे उससे लिंक है। जो स्टैटिस्टिक्स है हैव फाउंड वाइड एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो किसके लिए मेज़र किए जाते हैं। अब देखो साइकोलॉजी और एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, अब एक ह्यूमन एबिलिटी,
एक ह्यूमन में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गई, उसकी एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, इन सब को पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड ही क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ये सब एबिलिटीज़ को पढ़ने के लिए। थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल। जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी है आपके, थॉर्नडाइक की हो गई, ठीक है, कंडीशनल थ्योरी हो गई आपके पास, ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है थ्योरी हो गई। ये सब थ्योरीज भी किस पे बेस्ड है, स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नो न्यू डिसीज। अब जो साइकोलॉजी और एजुकेशन में जो आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्रिक, उसे हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस। स्टैटिस्टिक्स जो है, अब नेचुरल साइंस में मतलब क्या आ जाता है आपके पास, जो बायोलॉजी होगी, मेडिसन, मेट्रोलॉजी, बोटैनी, ये सब पार्ट्स किसके हैं, नेचुरल साइंस के। तो स्टैटिस्टिक्स जो है नेचुरल साइंस की स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कैसे, एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, इन डायग्नोजिंग द करेक्ट डिजीज द डॉक्टर हैज़ टू रिले heavily on factual data like temperature of the body, pulse rate, BP। यानी कि एक डॉक्टर जो है करेक्ट डिजीज पकड़ने के लिए कुछ फैक्चुअल डाटा यूज़ करता है, जिसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गई, बीपी हो गई। ऐसे ही इन बोटैनी में क्या होता है, जब हम बोटैनी किससे रिलेटेड है, सिंपल प्लांट से रिलेटेड होती है। जब हम प्लांट्स की लाइफ की स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में एक्सपीरियंस देखते हैं, उसका टेम्परेचर क्या है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ये सब भी हम किसके थ्रू स्टडी कर पाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डिज़ाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये भी यूज़फुल है। कैसे, रोल ऑफ रेनफॉल का, वाटरिंग प्रोसेस, सीड क्वालिटी, ये सब जानने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ये डिफ़िकल्ट है कि साइंटिफिक एक्टिविटी फाइंड की जाए कोई भी जहाँ पे स्टैटिस्टिकल डाटा और मेथड्स आर नॉट यूज़। यानी कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होगा जहाँ पे हम कोई साइंटिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा और मेथड यूज़ ना किया गया हो, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने, ये क्या था इसका स्कोप, कि कहाँ कहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। पढ़ चुके हैं हम कि मोस्ट ऑफ इन एवरी फील्ड वी यूज़ स्टैटिस्टिक्स। देखिए अभी हमने नेचुरल साइंस किया है, इसके बाद देखिए अभी क्या, अभी और भी है कि फिज़िकल साइंस में क्या यूज़ है, रिसर्च में क्या यूज़ है, कंप्यूटर में इसका क्या यूज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हमारे पास क्या यूज़ है, ठीक है। देखिए द फिज़िकल साइंस इसमें क्या होता है, देखो फिज़िकल साइंस का मतलब बाकी जैसे आपकी एस्ट्रोनॉमी होगी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी और सर्टेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो यानी कि इन सब में भी आपके पास जो है, इन सब में भी आपके पास क्या होता है, हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिज़िकल साइंस ही जिसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मेथड जो है डेवलप किए थे और यूज़ किए थे। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिसर्च वर्क में भी हेल्पफुल है। वो कैसे है, क्योंकि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, ठीक है, यानी कि तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कोई ना कोई आप स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ करते हो। जैसे ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड हम यूज़ करते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, मेडिसिन्स में। अब जब आप देखो, जब बायो में आपका यूज़ हो रहा है तो वो मेडिसिन से रिलेट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेट हो जाएगा। तो जब आप इन फील्ड्स में रिसर्च करते हो तो वहाँ पर भी अपने आप क्या हो जाता है, स्टैटिस्टिकल जो मेथड हैं वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए जो स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट है वो क्लोजली रिलेट है किससे, इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन। वो कंप्यूटिंग मशीनरी से भी क्लोजली रिलेट करता है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, वो एक फॉर्म है डाटा प्रोसेसिंग की, ठीक है, ए वे ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन।
वो क्या होता है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एक इंफॉर्मेशन में जो यूज़फुल होती है डिसीज़न मेकिंग में, जो हमें यूज़फुल यानी कि हेल्प करती है डिसीज़न लेने में। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो कंप्यूटर क्या करता है, अब देखो हम मैनुअली अगर हम डाटा कलेक्ट करके उसको एक्यूरेट क्विक वो करने में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो उसमें मैनुअली करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लेंथी टाइम पीरियड लग जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर है वो उनको जस्ट इन सेकेंड मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, डाटास को जब वो कंप्यूटर जो है क्विकली और एक्यूरेटली प्रोसेस कर लेता है जल्दी से, तो ये क्या है, ये बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि वो अपने रिकॉर्ड्स, अपने डाटास को, इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, processing of low data is extensively required in the application of many statistical techniques। वही कि जो अगर आपको कम डाटा चाहिए और स्टैटिस्टिकल टेक्निक में कभी कभी आपको कम डाटा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डाटा चाहिए होता है तो वहाँ पे कंप्यूटर से वो रिलेट हो जाता है। क्लियर, स्कोप हम पढ़ चुके हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखिए अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि स्टैटिस्टिक्स को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वन इज़ इन्फरेंशियल, थर्ड वन इज़ अप्लाइड। अब देखिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वो रिलेट है न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट से। ठीक है, यानी कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हो मेजर ठीक है, या तो काउंटिंग के द्वारा या कोई और प्रोसेस के द्वारा, वो सारा डाटा किस में आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव, यानी कि पूरा डिटेल में। ठीक है, इसमें इट इज़ ऑल्सो रिलेट टू दोज मेथड्स, इसमें वो सभी मेथड्स भी आते हैं जो डाटा को एडिट करते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया उनका। ठीक है, जैसे आप सेंट्रल टेंडेंसी जो निकालते हो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो निकालोगे, कोरिलेशन जो करोगे न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेस पे, ठीक है, वो सारा किस में आ जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका सेकंड आ जाता है इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल मैंने आपको कल बताया था, इसमें क्या था, ये जनरलाइजेशन करता है किसके बारे में, पॉपुलेशन और यूनिवर्स के बारे में, किसके बेस पे, सैंपल के बेस पे। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन जो आपके पास है वो बड़ी हो गई, यूनिवर्स, ठीक है, उस पूरे की स्टडी करने के लिए हम एक छोटे से सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस सैंपल की स्टडी करते हैं और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उस पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेड रिजल्ट या कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्लियर, और इसमें कौन कौन से आपके नॉर्मली मेथड्स आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी आ जाएगी या फिर कुछ सैम्पलिंग टेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, राइट। थर्ड वन इज आपके पास आ जाता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या रिलेट है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक्स, ठीक है, टू द प्रॉब्लम एंड एक्चुअल फैक्ट्स, इन सब को क्या करती है, अपने आप के अंदर इन्वॉल्व करती है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब क्या है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। इसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये। ठीक है, एक आपके पास आ जाती है, ठीक है, एक आपके पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टडीज़, और जो सेकंड हमारे पास होती है, सेकंड आपके पास हो जाती है साइंटिफिक अप्लाइड स्टडीज़। ठीक है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स 2 हो गई। अब जो डिस्क्रिप्टिव है, वही डिस्क्रिप्टिव मतलब कि जो रिलेट है किससे
विद द स्टडी ऑफ दैट विच आर नॉन और विच नेचुरली रिलेट, जो कि आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जैसे किसी भी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन से रिलेट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना, या जो कि टू द प्रेजेंट और पास्ट किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, इसका दिया हुआ है कि इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो प्राइस इंडेक्स है नंबर एंड विटल स्टैटिस्टिक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो प्राइस इंडेक्स नंबर आपके पास है, ठीक है, वो और विटल स्टैटिस्टिक्स वो आपकी डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आती है, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड आपके पास, सेकंड हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक अप्लाइड स्टडी। साइंटिफिक क्या होती है, ये हमारी ब्रांच है स्टैटिस्टिकल साइंस की, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, जो कि यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, यूज टू फॉर्मुलेट एंड वेरीफाई साइंटिफिक लॉ, ठीक है। जैसे साइंटिफिक लॉ और उनको फॉर्मुलेट करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो किस में आते हैं, साइंटिफिक अप्लाइड में, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ये सब क्या है, ये सब वेरीफाइड लॉज हैं। इनमें जो यूज़ करोगे वो आएगा आपका साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जैसे ट्रेड साइकिल है, और दीज आर एस्टेब्लिश्ड एंड वेरीफाइड बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक अप्लाइड साइंस। क्लियर, ठीक है। ये क्या था, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव, इन्फेरेंशियल और अप्लाइड। अप्लाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, सेकंड इज साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वेट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम देखो अभी हमने क्या किया था, स्कोप किया था ना, ठीक है, वही सब इम्पोर्टेंस में आ जाएगा एक तरीके से। ओके, देखिए कैसे, पता है कि जो अभी हम स्टैटिस्टिक्स लेके चलते हैं उसके लिए हमें कॉमन पर्सन टू हाईली क्वालिफाइड पर्सन लेके यूज़ करता है। ये सिर्फ शो क्या करता है, इंटीमेटली कनेक्ट करता है किसको, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ को जो होता है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दे रियलाइज दैट वर्क इन देयर फील्ड रिक्वायर्ड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वही उसके बाद उन्होंने, जब हम डेली रूटीन के अपनी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनसे रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो हमने रियलाइज़ किया कि जो हमें किसकी नीड है, एक स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। हमें स्टैटिस्टिक्स समझने की ज़रूरत है, तो यही ज़रूरत क्या बन गई, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब देखिए A.L. बाउले क्या कहते हैं, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ लाइक नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज और ऑफ एल्जेब्रा। जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, नॉलेज है किस चीज़ की, एक फॉरेन लैंग्वेज की, ठीक है, या फिर एल्जेब्रा। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस टू द स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करती है, ठीक है। वेलफेयर को, पीपल्स के वेलफेयर को देखती है, कितना क्या है, ठीक है, उससे वो क्या करती है, प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में भी क्या है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बिहेवियर होता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड करता है, जैसे एवरेज और कोरिलेशन। जैसे कि आप क्या करते हो, कुछ आर्टिकल हम परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले शॉप मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में जाकर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पर उस आर्टिकल के प्राइस को क्या करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे कि आप यहाँ ये कितने का है, ये कितने का है, तो उसके बाद हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि हमें किस से लेना चाहिए। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक आर्टिकल परचेज़ करने के लिए उसके प्राइस रेंज को क्या करता है, एवरेज निकालता है, आइडिया लगाता है कि ये प्राइस इसका किस अमाउंट से लेकर किस अमाउंट के बीच में वैरी करता है, और आप कितने पे आप खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में वही
इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे देखिए किसने बोला है, टगवेल ने क्या बोला है, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज बिकमिंग स्टैटिस्टिकल इन इट्स मेथड। जो इकोनॉमिक की साइंस है वो मेथड्स में क्या है, स्टैटिस्टिकल, यानी कि जब उसमें हम मेथड्स यूज़ करते हैं कोई कैलकुलेशन के लिए, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। इंटर रिलेट है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों। अब इसमें डिफरेंट फील्ड्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर इकोनॉमिक्स आप यूज़ करते हो, सॉरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कंजम्पशन कंजम्पशन में वही, इसमें हम ये फाइंड करते हैं कि जो पीपल है वो डिफरेंट ग्रुप जो है पीपल्स का, वो अपनी इनकम को कहाँ कैसे स्पेंड कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, डिमांड इलास्टिसिटी कितनी है उस डिमांड की, ये चीज़ें कंजम्पशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी जो प्रोडक्शन सप्लाई इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिमांड। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमने जो है डिफरेंट प्रोडक्टिव यूनिट पे जो पैसा लगाया है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, जैसे हमने इनपुट कितना दिया है और उससे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, यानी कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेस पे हमें कितनी इनकम हो रही है, ये डिसीज़न लेना कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, ये सब क्या होता है, किस पे बेस्ड है, ये सब स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। थर्ड वन इज देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है, इसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है स्टैटिस्टिक्स। कैसे, जो नेशनल इनकम है कंट्री की, उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड से ही कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इम्पोर्टेंस इन प्लानिंग। सिंपल, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो मैनुअल है, उनको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, इसमें भी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स एक अच्छा रोल प्ले करती है। कैसे करती है, प्लानिंग से आप ये पता लगा सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, किस में कितना रिसोर्स लगाना है, ये सब आप प्लानिंग में करते हो। और उनके लिए स्टैटिस्टिक्स भी यूज़फुल है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से आप सब पता लगा सकते हो कि किस फील्ड में आपको ग्रोथ हो रही है, किस फील्ड में आपको डिक्लाइन मिल रहा है, मेच्योरिटी कहाँ पर है, ये सब। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन इंडिया अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल CSO आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वही प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इम्पोर्टेंस इन बिजनेस। अब जो स्टैटिस्टिक्स है वो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बिजनेस किस किस टाइप के होते हैं, लार्ज हो गया आपके पास, स्मॉल, पब्लिक, प्राइवेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन ये सब बिना स्टैटिस्टिक्स की हेल्प के जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है हर जगह यूज़ होती है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है एक बिजनेसमैन को टेक्निक्स, जिनको फॉर्मुलेशन करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ बनाता है, प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग किस किस फील्ड में करता है ये और देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फील्ड में भी आपको क्या चाहिए, आपको ये पता लगाना है कि आप क्या प्रोडक्ट बना के उसको कैसे मार्केट करोगे कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे, ठीक है। और उन सब के लिए आपको पहले एनालाइज होना चाहिए किस चीज़ का, पॉपुलेशन का, परचेजिंग पावर का, ठीक है, हैबिट्स कैसी हैं पीपल की, कंपटीशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इन सब की आपको नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाओगे। और इसके लिए आपको किसकी नीड होगी, स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, आपको अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छा प्राइस अर्न करना है, अच्छी प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको ज़रूरत है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करने की, उसे बेस्ट बनाने की। अब जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो भी यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल द क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए वो मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि शोइंग द कंट्रोल चार्ट, ठीक है, कंट्रोल चार्ट आप देखकर, ठीक है। नेक्स्ट
बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। क्यों? कि एवरेज अमाउंट ऑफ कैश, डेली उनको कितना कैश चाहिए डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी भी कि कितना अमाउंट किस किस पॉलिसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कितने लोन सेंक्शन होने चाहिए, ये सब स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही वो सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। अब हर बिजनेस को फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कितना आपके पास रिवेन्यू आया है और कितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि कितना खर्च किया है और कितना आपको मिला है। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो एम्प्लॉयड इन अकाउंटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑडिटिंग क्या करता है, फ्रीक्वेंट होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और एस्टिमेशन प्रोसीजर से। और कॉस्ट अकाउंट भी यूज़ करता है कौन सा, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में कौन सा यूज़ होता है, रिग्रेशन एनालिसिस, ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो खुद की रिसर्च और जिनका खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो क्या काम करता है, वो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट करके उनके बेस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट वो फर्म निकालती है, ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। अब वो जब डाटा कलेक्ट करता है तो वहाँ पर क्या आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया। और वो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं चार्ट्स भी, ग्रुप भी और अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर द पर्पस, ओके। अब इम्पोर्टेंस भी आपकी कंप्लीट हो गई है कि स्टैटिस्टिक्स आपकी उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस किस फील्ड में किस तरीके से आपकी स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो आपके पास आ जाता है वेट एक सेकेंड रुकिए। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चलिए इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फंक्शंस, लिमिटेशंस, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और कल हम कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन टॉपिक नेक्स्ट डे। इस वीक में कोशिश करेंगे कि हम 4 to 5 डेज़ में आपकी स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट करा दूं, ठीक है, जिससे आप रिवीजन भी एक बार आपने किया होगा, भाई जस्ट आपकी एक तरीके से रिवीजन है ये, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बिहार वाला जो एग्ज़ाम है एस्टेट बिहार का, उसमें तो 10 से लेके 12 क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के आते ही आते हैं, ठीक है। हमने जो पेपर एनालाइज किए हैं उनके बेस पे हम बता रहे हैं, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं, ओके, क्लियर। अब आपको हमारा दिया हुआ डाटा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।